एवरीवन, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिमिटेशंस क्या है ना, केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या होती है, स्पेशलिटीज क्या है, और वो जो लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी उसके रेक्टिफिकेशंस क्या है, वो सब हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करा था। आज इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप लोगों को ये आना ही चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मतलब समझने वाला पार्ट ज्यादा था, बस बैलेंसिंग था, है ना। बैलेंसिंग हम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ना, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख दिया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के कितने सारे टाइप होते हैं, है ना। एक स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन है, उसके अलावा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एडिशन है ना। एडिशन का दूसरा नाम होता है बच्चों कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एडिशन होता है, एडिशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट। मैं यहाँ पर पहले समराइज कर देती हूँ ताकि बाद में आपको इजी पड़ेगा, है ना। उसके बाद आता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड। इसके बाद आता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ठीक है। हम एडिशन को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जब एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो, जब एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, जब कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही हम डिकम्पोजिशन को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, आप उसको बोल सकते हो, है ना। दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें आप सनलाइट के जरिए क्या करते हो, डिकम्पोज करवाते हो। अभी यहाँ पर बस हमें लिखना है, समझना बाद में है ना। बस मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन को हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे आराम से, है ना। इससे पहले हम ये सारे जो टाइप्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस नाम से ही पता लग रहा है, स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ आवर्स हो सकते हैं, है ना, कुछ डेज हो सकते हैं, या फिर ईयर्स हो सकते हैं, है ना। स्लो रिएक्शन मतलब बहुत वो धीरे धीरे होगी, ठीक है, होगी, लेकिन उसका जो टाइम है कंप्लीशन का वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर उसको कंप्लीट होने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, मतलब सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शंस लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फास्ट रिएक्शन के बारे में। These reactions are completed in fraction of second, ठीक है। सेकंड के भी फ्रैक्शन में ये कंप्लीट हो जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट होती है ना। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसको आप एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है जिसमें कि सॉल्ट और वाटर बनता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों, है ना। इसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। प्रेसिपिटेशन हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, जब आप कोई रिएक्शन करवाते हो, कोई आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, उनको जब आप आपस में मिक्स करोगे, मिक्स करने पर क्या होता है, एक सब्सटेंस ऐसा बनता है जो कि वाटर में इनसोल्युबल होता है ना। वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है और वो जिसमें आपने वो रिएक्शन कराई है वो नीचे जाकर उसमें जमा हो जाएगा, है ना, डिपॉजिट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म होता है ना। इस वाली रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वो फास्ट रिएक्शन होती है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। 10⁻⁻10 सेकंड में वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक सेकंड का भी कितना पार्ट कर दिया है हमने, 10⁻10, है ना, मतलब इतनी जल्दी ये कंप्लीट होती है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, HCl है प्लस NaOH, ये जब रिएक्ट करेंगे, है ना, तो क्या बनता है बच्चों, NaCl प्लस H2O, और साथ में यहाँ से हीट रिलीज होती है, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है बच्चों वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो कुछ अमाउंट होता है यहाँ पर 57.1 किलो जूल, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, NaCl H2O बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है, और वो कितना है, 10⁻⁻10 सेकंड में ये हो जा रही है, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप कोई सी भी ले सकते हो, हम बात करते हैं जैसे कि AgNO3 है ना, और हमने लिया है NaCl, दोनों के ये एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है। इनको जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है ना। और क्या बनेगा, AgCl, जो कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर में, और साथ में क्या बनता है, NaNO3, ठीक है, और ये एक्वस में रहता है। ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये एक्वस में रहेगा, है ना, और ये प्रेसिपिटेट होता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों ये फास्ट रिएक्शन होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्लो रिएक्शन। which complete in hours, days और years। ऐसी रिएक्शंस जो कि कंप्लीट होने में आवर्स लगाती है कुछ, या फिर डेज लग सकते हैं, है ना, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन इसी चैप्टर में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, है ना। बस मैं आपको बता देती हूँ, आयरन पर क्या लगता है बच्चों, जंग लग जाता है ना। तो वो जो जंग लगा है उस पर जो रस्टिंग हुई है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ सामान हमारा लोहे का बाहर रखा और हाथों हाथ उसमें जंग लग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। उस रिएक्शन को होने में बहुत दिन लगते हैं, है ना। दिन लगते हैं, कभी कुछ उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये स्लो रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि आयरन है हमारा, है ना। आयरन की रिएक्शन किससे होती है, ऑक्सीजन से, है ना। और जो वाटर वेपर होता है एयर में, वो भी इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, Fe2O3.XH2। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये फेरिक ऑक्साइड है ना। मतलब आपसे अगर रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है ना। रेडिश ब्राउन कलर की फ्लैकी लेयर होती है ना। उसको आप मतलब स्क्रैच करके भी इसे निकाल सकते हो। तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है जो जंग लगता है ना। और यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि बच्चों होता है ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन एयर, एयर में जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। अब उसमें तो वेरिएशन होते हैं सीजन वाइज, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये जो एक्स है वो वेरिएबल है ना। हो सकता है कभी इसकी वैल्यू 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। लेकिन जो रस्ट होता है बच्चों वो फेरिक ऑक्साइड होता है, न कि फेरस ऑक्साइड। FeO नहीं होता, Fe2O3 होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम बैलेंस करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया 2। ठीक है, इससे ऑक्सीजन हो गया 6, ऑक्सीजन हमने यहाँ पर 6 कर दिया। आयरन कितना है यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद अगला वाला टाइप हम देखते हैं, नेक्स्ट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब नाम से पता लग रहा है, देखो यहाँ पर रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो सकती हो, है ना। ऐसी रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में चलती है ना। अभी तक हमने क्या देखा, हम क्या करते हैं, रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में लिखते हैं, है ना। हमने जो एरो लगाया है वो LHS से RHS की तरफ लगाया है, मतलब कि सारा का सारा जो ये है रिएक्टेंट वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर, मतलब प्रोडक्ट साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन in both direction, backward and forward। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये चलती है। ठीक है, these take place in both direction, backward as well as forward direction। represented by half arrow both side। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और दोनों तरफ वो हाफ एरो लगा रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सिंगल एरो लगाया है ना। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, A+B, इस टाइप का एरो यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बच्चों दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हम बात करें A+B, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है C+D। ठीक है, वैसे ही
ये जो C प्लस डी है ना, वो A प्लस बी में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम किस टाइप का एरो यूज करते हैं, हाफ एरो यूज करते हैं इसको बताने के लिए। मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी जा रहा है और जो प्रोडक्ट है वो वहां से वापस रिएक्टेंट भी बना रहा है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जो अमोनिया सिंथेसिस होता है, हेबर प्रोसेस जिसको बोला जाता है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो हम लोगों को क्लोज कंटेनर में करवानी होती है। ठीक है, क्लोज कंटेनर में करवानी होती है क्योंकि क्या होता है कि कुछ हमारे प्रोडक्ट गैसियस होते हैं, है ना। अब जब गैसियस प्रोडक्ट होंगे उसको आप जब ओपन कंटेनर में कराओगे तो वो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, है ना, और उसको आप वापस से फिर गेन नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को भी इधर की तरफ लेकर जाना है, रिएक्टेंट के साइड, तो उसको भी आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ती है, उसमें हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं यहाँ पर, N2 plus 3H2 gives twice of ammonia। ठीक है, और 22,400 कैलोरीज यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मतलब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रहे हैं, लेकिन आप अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना सकते हो। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये हमें फिजिकल स्टेट लिखनी होती है ना, बताया था मैंने। ये A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये क्या है, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रिवर्सिबल रिएक्शन की। इसके बाद हम बात करते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस इनको आप ओपन कंटेनर में करवाते हो, है ना। ये जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल नहीं है, ये सिंगल एक डायरेक्शन में चलती है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल लिखते हैं हम, CH4 है, ऑक्सीजन है, ये कंबशन रिएक्शन है, तो क्या बनेगा यहाँ पर CO2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4 है, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, है ना, यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस अगर हम साथ में करते हुए चलेंगे तो बैलेंसिंग वाला पार्ट हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप हैबिट बना लीजिए। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है और इसके लिए किस टाइप का एरो यूज किया जाता है, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं ना, सिंगल जो एरो होता है आरएचएस की तरफ, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, समझने तो वैसे सारी है, लेकिन थोड़ा बच्चों को इसमें लगता है कि क्या हो रहा है ना, कुछ टर्म्स इसमें ऐसे आएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एडिशन रिएक्शन। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिएक्शन in which two or more substances
combined to form a single product। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये a reaction in which two or more substances are combined to form a single product। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा यहाँ पर क्या रहेंगे, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, रिएक्टेंट होंगे, है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल एक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रोडक्ट में आपके पास दो तीन सब्सटेंसेस लिखे हैं, ऐसा नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या पहचान है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, आपको आरएचएस में सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। एक प्रोडक्ट होता है, तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये कोई दो सब्सटेंसेस है, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ए बी, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है ना। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो एक होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी बताया था कि एडिशन रिएक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो होता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, और एक होता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट प्लस एलिमेंट। ठीक है, मतलब होगा क्या, आपको एज ए रिजल्ट जो मिलेगा ना, वो एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, और वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब वो जो कंपाउंड है वो किस तरीके से बन रहा है, वो उसके तीन तरीके हैं, या तो वो एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे होंगे, या फिर एलिमेंट कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे होंगे, या फिर कोई दो कंपाउंड मिलकर कोई नया कंपाउंड बना रहे होंगे, है ना। ये तीन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट, है ना। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखूंगी, है ना, हम बस यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनता है यहाँ से, MgO। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है ना, और ये मैग्नीशियम है, रिवर, मैग्नीशियम रिवर को जब हम बर्न करते हैं, है ना, तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, ये क्या है, ये भी एलिमेंट है ना। और यहाँ का जो रिजल्ट है इनकी रिएक्शन का, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पर कितने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट प्लस एलिमेंट में आएगी। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि एलिमेंट में तो हमने मॉलिक्यूल लिख दिया, है ना। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, कुछ हमारे पास एटम फॉर्म में होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस है ना, मेटल एटम्स है, आयरन हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनको आप एटम के फॉर्म में लिखते हो क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, नाइट्रोजन, ये सब कैसे रहते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो ये दोनों ही एलिमेंट हैं, एलिमेंट का एग्जिस्टेंस एटम और मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो एलिमेंट एलिमेंट मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि कंपाउंड है। और इसके बाद हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि C+O2, क्या बन रहा है बच्चों, CO2, है ना। और H2 हो गया, Cl2 है, यहाँ से क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ HCl, लिख सकते हैं। ये एलिमेंट क्या बनाया, कंपाउंड, और कितना है, एक। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है बच्चों, ये किसके हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट से कंपाउंड बनने के, है ना। इसके बाद हम अगला देखते हैं, इसमें अगला टाइप हमारा एलिमेंट
से कंबाइन होगा और साथ में क्या बनाता है, एक नया ही कंपाउंड वहां पर हमको मिलता है ना। तो देखिए एलिमेंट जैसे कि हम पहले कंपाउंड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है, CO2। ठीक है, आप SO2 की रिएक्शन करवाइए ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, SO3। ये गैस है, ये गैस होता है ये। ठीक है बच्चों, ये जो फिजिकल स्टेट होती है वो नीचे लिखी जाती है साइड में, है ना, मतलब इधर नीचे की तरफ लिखी जाती है सबस्क्रिप्ट में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है बच्चों, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस हम उसमें यहाँ पर टाइप पढ़ रहे हैं। एडिशन का मतलब, एडिशन की क्या आइडेंटिटी है कि आपको आरएचएस में सिंगल एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड। यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, है ना। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम, है ना। डेफिनेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख भी सकते हो, जब आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, है ना। तो देखिए कंपाउंड जैसे कि मैंने लिया अमोनिया, है ना, अमोनिया गैस है, HCl गैस है, दोनों क्या है, कंपाउंड है ना। कंपाउंड कंपाउंड आपस में मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनाएंगे और वो होता है अमोनिया क्लोराइड। सॉलिड स्टेट में होता है, इसको नौसादर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है ना। अमोनिया गैस और HCl गैस आपस में कंबाइन होकर अमोनिया क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइन, H2O, पानी में जब हम इसको डाल रहे हैं, है ना, तो क्या बनता है, लाइम वाटर। ठीक है, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, वो एक अलग टाइप हो गया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो देखिए आप, ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड गिव्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमें इस टाइप के एग्जांपल यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल याद भी नहीं रखोगे ना तो इतनी सारी आप रिएक्शंस लिख चुके होंगे बिल्कुल बाद तक, सारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है 10th का, तो इतनी सारी रिएक्शंस आती है कि आप कहीं से भी इसमें चिपका सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहा कैसे होगा, है ना। आपको बस कंसेप्ट याद रखना है। मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन रहता है कि कंपाउंड क्या होता है, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होता है जहां पर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, है ना। जहां पर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो कंपाउंड होता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, डिफरेंट एलिमेंट है ना। मॉलिक्यूल तो है, मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट का होता है और एक कंपाउंड का होता है। तो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है ना। और मॉलिक्यूल तो हम जानते ही हैं, जैसे कि ये हो गया O2 है। ठीक है, और एलिमेंट का एग्जिस्टेंस एटम की फॉर्म में होता है या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो हमारा ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर स्टार पॉइंट लिखते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन देखो क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना। An addition reaction in which a substance is formed by its constituent elements। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए ध्यान से, है ना।
in which a substance is formed by its constituent elements, है ना। जब कोई सब्सटेंस में बनेगा तो एक ही है ना, एक कंपाउंड बनाना है हमें, वही एडिशन रिएक्शन है, लेकिन वो जो एक प्रोडक्ट है अगर वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना हुआ है, क्या बोला मैंने, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना, तो वो जो रिएक्शन होती है हम उसको एक स्पेशल नेम देते हैं और वो क्या होता है, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 टाइप पढ़ाया है ना, 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो देखिए जरा किसमें ऐसा हो रहा है, किसमें ऐसा हो रहा है, इसमें हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना हुआ है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है ना, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, HCl देखिए आप, ये हाइड्रोजन है क्लोरीन है, एलिमेंट तो हम लोग जानते हैं ना एलिमेंट क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बना हुआ है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये वाली ये सिंथेसिस रिएक्शन है, हम इसको सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोलेंगे और हम इसको भी नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये उससे तो फॉर्म नहीं हुआ है, ये तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक अलग से सब्सटेंस है और ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है ना। SO3 इस रिएक्शन को जब हम SO3 जब बन रहा है ना, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन तब बोलते हैं जब ये सल्फर और ऑक्सीजन से ही बनता है ना, लेकिन ये किससे बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है ना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना, ये जो रिएक्शन है इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अमोनिया में वो मतलब यहीं से बना हुआ है ये, है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है हमारे पास H2O, है ना, HCl वाला है। ठीक है, ये रिएक्शन सिंथेसिस है, ये रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन सिंथेसिस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बने हुए हैं, ये कोई और कंपाउंड है ना, कंपाउंड की किसी से रिएक्शन हुई फिर कंपाउंड को बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, all synthesis reactions are addition reaction, but all addition reaction are not synthesis। ठीक है, इस बात का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन है वो सारी की सारी एडिशन रिएक्शन होती है ना, वो एडिशन रिएक्शन होती है। भाई एडिशन ही तो है, पढ़ा है हमने, एलिमेंट एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, ये हमने पढ़ा है ना। तो सारी की सारी सिंथेसिस रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती है, बट सारी की सारी एडिशन रिएक्शन सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी एडिशन रिएक्शन में ये वाले टाइप्स भी तो आ रहे हैं, जब कंपाउंड कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला टाइप क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमने एडिशन में क्या पढ़ा कि कोई सब्सटेंसेस कंबाइन होके कुछ नया कंपाउंड बना रहे हैं, है ना, लेकिन
डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है ना। मतलब कोई सब्सटेंस जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है ना। मतलब उल्टा हो गया, देखा जाए तो एडिशन का क्या है, ये उल्टा है डिकम्पोजिशन। एडिशन में क्या हो रहा है, कोई एक सब्सटेंस बन रहा है ना। मतलब ये क्या है, एक निर्माण है और ये क्या है, एक विनाश है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। मतलब कुछ यहाँ पर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो सब्सटेंस है एक उसको तोड़ते हैं, ठीक है। अब वो जो तोड़ने का तरीका है, वो जो सब्सटेंस है उसको आपको ब्रेक डाउन करवाना है। तो वो जो ब्रेक डाउन करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि हमने मतलब मारा उसको पीटा और वो टूट गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाली बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको आप कैसे ब्रेक डाउन करवा सकते हो उसमें, या तो आप उसको हीट करोगे, है ना। हीट करने वाले डिकम्पोजिशन को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जहां पर आप हीट करके किसी को अगर उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हो तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी किसी में पास करवाते हो तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। इसके बाद आता है फोटो डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट किसी के ऊपर आती है तो उससे भी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन तरह के डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं। When substance is when a substance is broken down into two or more substances, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो एबी एक कंपाउंड है ना। इसको आप डिकम्पोज कैसे करवा सकते हो, आपको क्या करना है, एबी को जो तोड़ना है और एबी में लेकर आना है, तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, मैंने अभी बताया। तो जो एनर्जी है उसको आप हीट के जरिए दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है ना, या फिर लाइट है मतलब सनलाइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट जला दी और वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। सनलाइट के जरिए आप उसको ब्रेक डाउन करवाते हो, है ना। फोटो डिकम्पोजिशन इसको बोला जाता है। तो हम वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन। When decomposition carried out when decomposition carried out by heating, ठीक है। जब आप डिकम्पोजिशन हीटिंग के जरिए करवाते हो तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, क्योंकि थर्मो जो वर्ड है वो टेम्परेचर से ही रिलेटेड होता है ना। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि CaCO3 है। जब आप इसको हीट करते हो तो CaO और क्या बनता है, CO2 गैस यहाँ पर इवोल्व होती है ना। इसके बाद हम देख सकते हैं जैसे कि KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड है। ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो KCl बनता है ना, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। ये जो डेल्टा वाला साइन है बच्चों, ये थर्मल वाले को ही बताता है। मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, है ना। ये हीटिंग वाला सिंबल है। इसके बाद हम देख सकते हैं FeSO4.7H2O है। इसको जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, FeSO4+7H2O। आपने इसको नॉर्मल हीटिंग करी है पहले, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, है ना।
जब आप इसको और ज्यादा हीट करते हो FeSO4 को, जब आप और ज्यादा हीट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग, है ना। आप बर्न किए जा रहे हो, बर्न किए जा रहे हो, हीट कर रहे हो, है ना। तो FeSO4 फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना, ये पूछा गया है बहुत सी बार FeSO4 का डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस था हमारे पास, है ना, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस था और यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, बस हीट कर रहे हैं और उससे किसी एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं उसमें, है ना। एडिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें कैसे पहचानना है, आरएचएस में बस एक सब्सटेंस होगा और डिकम्पोजिशन में हम लोगों को कैसे पहचानना है, यहाँ पर एलएचएस में रिएक्टेंट वाली साइड में एक सब्सटेंस होगा। देखिए आप यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये देखिए, है ना। इस तरीके से आप लोगों को पहचानना है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप क्या करवाते हो, डिकम्पोजिशन करवाते हो, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हम बात करें H2O की, है ना, H2O जो होता है वाटर, इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, है ना, तो क्या बनता है, H2 प्लस O2, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास करवाई तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट गया, है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे कि A2O3 होता है ना, ये मॉल्टन स्टेट होती है, ठीक है, Al2O3। इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर क्या होगा, एल्यूमिनियम और जो ऑक्सीजन गैस है ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो आपने क्या करा, इसका डिकम्पोजिशन करवाया, किससे करवाया, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब फोटोन, है ना, उस तरीके से हम ले सकते हैं। तो सनलाइट के जरिए आप क्या करवाते हो, decomposition carried out by sunlight, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात करें AgCl की, AgCl ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसमें जब आप लाइट गिराओगे, है ना, तो वो जो लाइट होती है उसकी एनर्जी को हम hν से बताते हैं, है ना, एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये न्यू क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है फोटोन के लिए हम बात करें तो आप यहाँ पर सनलाइट भी लिख सकते हो या फिर hν भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AgCl जो है वो इसमें ब्रेक हो जाता है Ag में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, है ना, वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर में चेंज हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, AgCl वाली रिएक्शन। आप लोगों को कलर्स भी याद रखने हैं इस वाले चैप्टर में। कभी कभी वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के अलग सा बनाने की वजह से क्या करता है, इस तरीके से कलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को कलर याद होने चाहिए। ग्रे कलर का सब्सटेंस Ag होता है, ठीक है। सिल्वर कलर जो
सिल्वर मेटल है उसका ग्रे कलर होता है। जैसे कि हम बात करें एजीबीआर है ना, एजीबीआर पर भी जब आप सनलाइट गिराओगे तो ये एजी और बीआर में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है ना। ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है, एजीसीएल। ठीक है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से रिलेट करके भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि एजीसीएल जो है वो एजी और सीएल2 में टूटेगा, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था एडिशन रिएक्शन में, है ना। एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। एक अलग सा वहां पे हमने स्टार पॉइंट मार्क किया था, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है ना। एनालिसिस रिएक्शन, ठीक है। एनालिसिस रिएक्शन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कि कोई सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको सिंथेसिस में बताया, सिंथेसिस रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होता है ना। तो वहां पर तो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, बात वही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एनालिसिस रिएक्शन है और जो सिंथेसिस रिएक्शन है ये जस्ट अपोजिट होती है। बस सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, वो एडिशन का पार्ट है, और जो एनालिसिस है वो डिकम्पोजिशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एनालिसिस रिएक्शन। When a compound decomposes in its constituent elements, ठीक है। जब कोई कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज होता है उसको क्या बोला जाता है, एनालिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि HgO है ना, ये Hg प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें HI अगर हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक होता है तो ये भी क्या है, एनालिसिस रिएक्शन है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कैसी है, ये एनालिसिस रिएक्शन है। ठीक है, जब कोई कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक होता है, जैसे कि ये है HgO, ये किससे मिलकर बना हुआ है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन से, तो उसमें ये ब्रेक डाउन हो गया। हाइड्रोजन आयोडाइड है तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो गया, तो ये एनालिसिस रिएक्शन है। जैसे कि मैं बात करूं CaCO3 को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है ना। ये तो सॉलिड सब्सटेंस है और ये गैस होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन एनालिसिस नहीं है। ये जो रिएक्शन है वो एनालिसिस रिएक्शन नहीं है, ये एनालिसिस रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसको मुझे एनालिसिस बोलना होता, हालांकि वैसे होती भी नहीं है, अगर मुझे इसको एनालिसिस बोलना पड़े इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर ये कैल्शियम में, कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट रहा होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन में टूटे तब जाकर मैं इसको एनालिसिस बोल सकती हूँ, है ना। ये एनालिसिस नहीं है, ये किसमें ब्रेक हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। डिकम्पोजिशन है लेकिन ये एनालिसिस रिएक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टार मार्क पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि वहां पर लिखा था और एनालिसिस रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सारी की सारी एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन
आर नॉट एनालिसिस। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मैंने डिटेल में बता ही दिया है। ठीक है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो वो होती है जहां पर कोई सब्सटेंस बस ब्रेक हो रहा है सिंपली, है ना, लेकिन एनालिसिस तो हमने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाई करा है। जब कोई सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज होता है दैट इज एनालिसिस रिएक्शन, है ना। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें तो बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना, कभी वो कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, ये देखिए कंपाउंड में दोनों, है ना, कभी एलिमेंट भी हो सकता है, तो बहुत सारे उसमें टाइप होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। एनालिसिस हम इसको भी बोलेंगे, ठीक है। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा। इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन बचता है, वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।